आपले प्रमुख वक्ते आहेत प्राध्यापक डी.के. बामणे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी मी आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपले प्राचार्य, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व विद्यार्थी तसेच बाहेरील काही मान्यवर उपस्थित आहेत. या सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मी खाडीलकर मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या पाहुण्यांचा. खाडीलकर मॅडम. हा, ओके सर. माझा आवाज येत? हॅलो. हा, येतोय मॅडम, येतोय. ओके. धन्यवाद शिकारे सर. आजच्या पाहुण्यांची म्हणण्यापेक्षा आपल्या सहकाऱ्यांची ओळख मी करून देणार आहे. माझा आवाज येतोय ना? हा, येतोय मॅडम. हा, येतोय. हा. प्राध्यापक डी.के. बामणे भाऊसाहेब नेने महाविद्यालयामध्ये हिंदी विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना 2 वर्ष म्हणजे त्यांचं शिक्षण, त्यांचं गाव जर आहे तर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण सोलापूरमध्ये, तर उच्च शिक्षण कोल्हापूरला, BEd ची डिग्री बेंगलोरला, तर पुण्यामध्ये ट्रान्सलेटरचा डिप्लोमा त्यांनी कंप्लीट केलाय. आणि आणखीन एक आनंदाची गोष्ट की त्यांचं उच्च विद्या देणारं एक डिग्री जी आहे म्हणजे PhD, त्याचा थेसिस सुद्धा सध्या सबमिट झालाय. आपण त्यांना खूप शुभेच्छा देऊया. लवकरच ते डॉक्टर बामणे सर म्हणून आपल्याला ओळखता येईल. सरांचा सिनियर कॉलेजचा अनुभव म्हणजे आमच्या भाऊसाहेब नेने महाविद्यालयाचा अनुभव जो आहे हिंदी विषयामध्ये तो 26 वर्षांचा आहे. शिवाय सरांनी 2 वर्ष अनाथ हायस्कूल निवासी शिक्षक म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे. सरांचं वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम आहे. त्याच्यामध्ये शैक्षणिक सामाजिक जर विचार केला तर ते महाराष्ट्र हिंदी परिषद मुंबई विद्यापीठामध्ये राज्य कमिटीचे सदस्य राहिलेले आहेत 2009 ते 2019 पर्यंत. नंतर त्याच कमिटीमध्ये संयुक्त सचिव म्हणून सुद्धा त्यांनी 5 वर्ष काम केलंय. याशिवाय आमच्या पेण एज्युकेशन सोसायटीचा शिक्षक सेवा पतसंस्था जी आहे त्याचे उपाध्यक्ष म्हणून ते कार्यरत आहेत. याशिवाय पेणमध्येच वेगवेगळी जी मंडळं आहेत त्या वेगळ्या मंडळांच्या वेगवेगळ्या पदांवर सर सतत कार्यरत आहेत. महाविद्यालयामध्ये शैक्षणिक कामाबरोबरच DLL चे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. 5 वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रोग्राम ऑफिसर NSS विभागाचे त्यांनी काम केलेलं आहे. नंतर विविध ठिकाणी विविध विषयांवर त्यांनी व्याख्यानं दिलेली आहेत. रक्तदानासारख्या सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा त्यांचा सहभाग नेहमीच असतो. याशिवाय वेगवेगळ्या परिषदांमध्ये संशोधन पेपर तयार करणं, वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य लिहिणं किंवा सध्याच त्यांचा कोरोनाबद्दल जवळ 33 प्रकारच्या कविता सरांनी लिहिल्यात की लवकरच त्यांचा स्वतःचा एक काव्यसंग्रह प्रकाशित होणार आहे. म्हणजे साहित्य क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान उत्तम दर्जाचं आहे. आणि त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन वेगवेगळ्या ठिकाणचे सांगायला मला खूप आनंद होतोय की त्यांना राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रस्तरीय आणि आंतरराष्ट्रीय असे पुरस्कार मिळालेत. त्यातले काही पुरस्कार असे आहेत की 2012 मध्ये पेण नगर परिषदेचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार त्यांना लाभलेला आहे. तर 2018चा विद्याभूषण पुरस्कार मुंबई येथं की जो राज्यस्तरीय आहे तोही त्यांना मिळालाय. याशिवाय 2019ला ज्ञानश्री पुरस्कार मुंबईमध्येच तोही राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळालेला आहे. याशिवाय राजश्री शाहू महाराज आदर्श शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालाय जालना इथे. यानंतर इंडियन बेस्टोन अवॉर्ड जयपूर हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. तर खरंच म्हणजे आजचे आपले व्याख्याते जर विचार घेतलं या सगळ्या त्यांच्या ओळखी बरोबर मला एक विशेष ओळख सांगावीशी वाटते की ते आमचे उत्तम सहकारी आहेत. ही आमच्यासाठी खूप चांगली ओळख आहे. आणि त्यांना म्हणजे राज्यस्तरीय किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पुरस्कार मिळालेत. आणखीन एका पुरस्कारासाठी सुद्धा त्यांची निवड झालेली आहे, तोही लवकरच जाहीर होईल. तर अशा पद्धतीनं ज्यांचं व्यक्तिमत्व चौफेर आहे, वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये ते काम करतात आणि हिंदी मेरी पहचान असं ज्यांचं ब्रीदवाक्य आहे असे बामणे सर आज आपल्याला वक्ता म्हणून लाभलेले आहेत. आणि आपण नक्कीच त्यांना कोरोना काळातलं साहित्य असा त्यांचा, मी मराठीत बोलते आहे, त्यांचा विषय आहे. तर बघूया आपण की हिंदीमध्ये सुद्धा कोरोना काळाचा वापर करून कोणकोणत्या प्रकारचं साहित्य निर्माण झालंय
सर त्यांच्या उत्तम व्यक्तिमत्वानी आणि उत्तम वक्तृत्वानी ते साहित्य नक्कीच आपल्या पुढे आणतील अशी मला नक्की आशा आहे. आणि त्यांचं व्याख्यान जेव्हा ऐकू आपण सगळे तेव्हा त्यांचं काम आणि त्यांना खरंच का पुरस्कार मिळालेत ह्या सुद्धा गोष्टी तुमच्यापर्यंत माझ्यापर्यंत येतील. तर बामणे सर, तुम्हाला आमच्या सगळ्यांकडनं हार्दिक शुभेच्छा आणि मी आपली ओळख इथं पूर्ण करते. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद मॅडम. हा, ओके सर. यानंतर मी आपले जे प्रमुख वक्ते आहेत बामणे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं व्याख्यान सुरू करावं. त्यांचा आजचा विषय आहे कोरोना काल का साहित्य. बामणे सर. धन्यवाद शिकारे सर. आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़े हस्ती के सामने, बहुत बड़े लेखक विद्वान के सामने मुझे बात करने का मौका मिल रहा है. कोरोना काल से पूरी दुनिया 2 साल चपेट में आ गई है और आज भी कोरोना काल में कई जगह पर कई परिवार में भूखे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है. और ऐसे माहौल में मुझे मेरे दिमाग में आया अलग अलग लेखक पर बात करने से पहले ये कोरोना काल में जो साहित्य का सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है और उन साहित्य के संदर्भ में मुझे बात करने का आज मौका आज मेरे ही महाविद्यालय में मिला है. इसलिए पहले ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. और इस कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे वो लेखक हो, कवि हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ऐसे अन्य महान व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है अपने अपने ड्यूटी करते वक्त. मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये विषय मैंने लिया है. और जो आज भी डॉक्टर के इस कोरोना काल में डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, पुलिस के रूप में अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और जो अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक गण है वे भी जिनको मोबाइल चलाना ठीक प्रकार से ऑनलाइन नहीं आता तो वो भी सीख कर वो चलाना शुरुआत किए. और ऐसे सभी लोगों की हौसला बढ़ाने के लिए ये मैंने आज ये विषय तय किया है. और इस कोरोना काल में हिंदी साहित्य के एक महान कवि, गजलकार, शायर जहीर कुरैशी, इनका मृत्यु हो चुका है. और 5 अगस्त 1950 में इनका जन्म तिथि है और इनके कई गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. और इनके गजल, शेरो शायरी अलग अलग विषयों में अनुवाद हो चुके हैं. ऐसे जहीर कुरैशी साहब को मैं नमन करता हूं और उन्हें उनकी रचना मैं पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं. वे कहते हैं उनके गजल में, यहां हर व्यक्ति है डर की कहानी, यहां हर व्यक्ति है डर की कहानी, बड़ी उलझी है अंतर की कहानी, बड़ी उलझी है अंतर की कहानी, शिला लेखों को पढ़ना सीख पहले,
शिलालेखों को पढ़ना सीख पहले, तभी समझेगा पत्थर की कहानी, तभी समझेगा पत्थर की कहानी। रसोई में झगड़ते ही है बर्तन, रसोई में झगड़ते ही है बर्तन, यही है यार, यही है यार हर घर की कहानी, हर घर की कहानी। कहां कब हाथ लग जाए अचानक, कहां कब हाथ लग जाए अचानक, अनिश्चित ही है अवसर की कहानी, अनिश्चित ही है अवसर की कहानी। नदी को अनंत बनना पड़ा है, नदी को अनंत बनना पड़ा है, किसी बूढ़े समंदर की कहानी, किसी बूढ़े समंदर की कहानी। इस प्रकार जहीर कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़े अद्भुत विचार उन्होंने, मृत्यु पहले, मैं मरने से मृत्यु को डरता नहीं हूं, मैं मृत्यु का सामना करने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा उन्होंने अपने गजल में कहा है। अब उसके बाद एक बहुत बड़े यहां पर उनका भी कुंवर बेचैन साहब, कुंवर बेचैन साहब वो बहुत ही बड़े अच्छे गजलकार थे और वो इस दुनिया में नहीं है, और उनका ही एक गजल मैं यहाँ पर सादर करके मैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। नाम है मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं, मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। कुंवर बेचैन साहब की ये गजल है। वे कहते हैं मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं, जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं अपना सर रखूं, जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं अपना सर रखूं, जिसमें माँ और बाप की सेवा का, जिसमें माँ और बाप की सेवा का शुभ संकल्प हो, जिसमें माँ और बाप की सेवा का शुभ संकल्प हो। चाहता हूं मैं भी कांधे पर वही कांवर रखूं, चाहता हूं मैं भी कांधे पर वही कांवर रखूं। हाँ मुझे उड़ना है, हाँ मुझे उड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने सच्चे बाजों में इसके उसके पर रखूं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है। हाँ मुझे उड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने सच्चे बाजों में इसके उसके पर रखूं। आज कैसे इम्तिहान में उसने डाला है मुझे, आज कैसे इम्तिहान में उसने डाला है मुझे, हुक्म ये देकर की हुक्म ये देकर की अपना धड़ रखूं या सर रखूं। कौन जाने कब बुलावा आए, कौन जाने कब बुलावा आए और जाना पड़े, और जाना पड़े। सोचता हूं हर घड़ी तैयार, सोचता हूं हर घड़ी तैयार, अब बिस्तर रखूं। ऐसा कहना हो गया है मेरी आदत में शुमार, ऐसा कहना हो गया है मेरी आदत में शुमार। काम वो तो कर लिया है, काम वो तो कर लिया है, काम ये भी कर रखूं। अंत में दो लाइन, खेल भी चलता रहे और बात भी होती रहे, खेल भी चलता रहे और बात भी होती रहे, तुम सवालों को रखो मैं सामने उत्तर रखूं। इस प्रकार मौत से न डरते हुए, लिखते लिखते, कलम चलाते चलाते कुंवर साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने
उनके रचनाओं के माध्यम से पाठकों के बीच आज भी है, कल भी रहेंगे। ऐसे महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करके, और एक हमारे बड़े हिंदी साहित्यकार नरेंद्र कोहली साहब ने बहुत बड़े साहित्यकार है। नरेंद्र कोहली साहब यहाँ पर उन्होंने 24 उपन्यास अलग अलग विषय पर, और 24 उपन्यास, 8 नाटक, निबंध, 8 कहानी संग्रह, इतना बड़ा साहित्य लिखकर उन्होंने इस दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन वे भी इस दुनिया में किताबों के रूप में आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद रहेंगे। और यहां पर देखिए, इस प्रकार ऐसे महान हस्तियों को मैं नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और मैं खुद एक कविता लिखा हूं, और जो कोरोना के काल में लिखा हूं, कोरोना परिस्थिति में लिखा हूं, और आप समझ लीजिए, और मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को। कविता का नाम है फूल की चाह कोरोना काल। कविता का नाम है फूल की चाह कोरोना काल। फूल ने गंभीरता से माली से कहा, फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ये माली मुझे तोड़ लेना, ये माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से अध्यापक जाते हैं छात्रों को पढ़ाने, जिस पथ से अध्यापक जाते हैं छात्रों को पढ़ाने। फूल ने गंभीरता से माली से कहा, फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ए माली मुझे तोड़ लेना, ए माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से डॉक्टर जाते हैं, जिस पथ से डॉक्टर जाते हैं अस्पताल को कोरोना मरीज के इलाज करने, जिस पथ से डॉक्टर जाते हैं अस्पताल को कोरोना मरीज के इलाज करने। और फिर आगे फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ये माली मुझे तोड़ लेना, ये माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से पुलिस जाते हैं कोरोना काल समाज की रक्षा करने, जिस पथ से पुलिस जाते हैं कोरोना काल समाज की रक्षा करने। फिर आगे फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ये माली मुझे तोड़ लेना, ये माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से नर्स जाते हैं कोरोना काल में कोरोना मरीज की देखभाल करने। और इस प्रकार डॉक्टर, पुलिस, नर्स। इसके बाद मुझे और भी समाज में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके बारे में भी कुछ पंक्तियां मैंने लिखा हूं। फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ए माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से स्वच्छता कर्मचारी जाते हैं कोरोना काल में स्वच्छता करने। फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ए माली मुझे तोड़ लेना, ए माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से पिता ने परिवार को, जिस पथ से पिता ने परिवार को कोरोना काल में बेकार होकर घर चलाया है, बेकार होकर घर चलाया है। फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ये माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना, जिस पथ से मां ने परिवार को कोरोना काल में महंगाई की मार सहकर घर चलाया है, मां ने महंगाई की मार सहकर घर चलाया है। फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ए माली मुझे तोड़ लेना, ए माली मुझे तोड़ लेना,
उस पथ पर मुझे फेंक देना जिस पथ से आम आदमी को जिस पथ से आम आदमी को कोरोना काल में रोटी कपड़ा और मकान की सहायता करने वाले जाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की सहायता करने के लिए जाने वाले हैं। और इस प्रकार अंतिम 4 लाइन, फूल ने गंभीरता से माली से कहा, फूल ने गंभीरता से माली से कहा, ए माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर मुझे फेंक देना जिस पथ से नागरिकों को कोरोना काल थाली बजाने और मोमबत्तियां जलाने को कहने वाले हैं। और इस प्रकार ये इसी साल में कोरोना काल में जो मुझे लगा समाज में ऐसे अन्य घटक हैं, डॉक्टर है, पुलिस है, साहित्यकार है, अध्यापक है, शिक्षक है, प्राध्यापक है, ऐसे सभी लोगों को जो जिनका मृत्यु हुआ है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जो जीवित है उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये सारी कविता मैं खुद लिखा हूं। और मैडम जी ने कहा था कोरोना काल में मैंने पूरे 32 कविताएं लिखा हूं और कविता लिखने का शौक मुझे कॉलेज की दुनिया से है। और मेरी पहली कविता संगमेश्वर महाविद्यालय सोलारपुर में पढ़ाते वक्त जब पहली बार मुझे टेम्पररी नौकरी मिली थी लीव वैकेंसी पर, और वहां पर उस समय मैं 4 घंटे लाइन में खड़ा था फाइल लेकर। उस वक्त सिलेक्शन मेरा हुआ, मेरे गुरु वहां पर इंटरव्यू के लिए थे, स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास तिवारी, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। और उसके बाद मैं हॉस्टल में आकर मैंने कविता लिखा, वो कविता है नौकरी, लेकिन वो कविता अभी मौजूद नहीं है पढ़ने के लिए। वहां से मुझे कविता लिखने का शौक बहुत बड़ा। और 2012 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स में था 24 दिन, और उस वक्त मैं जापान स्टाइल की पूरे 36 कविताएं लिखा हूं मैं, वो भी प्रकाशित करना बाकी है। ऐसे बहुत बड़े अद्भुत ये मेरे गुरुवर्य डॉक्टर ईरे स्वामी सर, भूतपूर्व सोलापुर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, इनका मार्गदर्शन मुझे बहुत मिला है। और अभी सुनने के लिए भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति मेरे सामने यहाँ पर ज्वाइन हो गए, मेरे मेहमान भी यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। आगे इस कोरोना काल में दोहे भी लिखे हैं, कुछ कवि लोगों ने दोहे भी लिखे हैं, और इसलिए मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस दोहे को, कोरोना पर दोहे है, मैं गाकर सुनाने का कोशिश करूंगा। कोरोना पर दोहे हैं। गली मुहल्ले चुप सभी, गली मुहल्ले चुप सभी, घर दरवाजे बंद, घर दरवाजे बंद, कोरोना का भूत ही घूम रहा स्वच्छंद, कोरोना का भूत ही घूम रहा स्वच्छंद, लावारिस लाशें कहीं और कहीं ताबूत, भीषण मां विनाश के बिखरे पड़े सबूत, भीषण मां विनाश के बिखरे पड़े सबूत, नेता नायक आम जन, नेता नायक आम जन, सेना या सरकार, सेना या सरकार, एक विषाणु के समक्ष, एक विषाणु के समक्ष सब कितने लाचार, सब कितने लाचार, महानगर या शहर हो, महानगर या शहर हो, कस्बा हो या गांव, महानगर या शहर हो, कस्बा हो या गांव,
कोरोना पे कोप से, कोरोना के कोप से खिटके सबके पांव, खिटके सबके पांव। मरघट सा खामोश है, मरघट सा खामोश है कोरोना का दौर, कोरोना का दौर। चीख चीख कर आंकड़े करते यही बकान, चीख चीख कर आंकड़े करते यही बकान। मानव के अस्तित्व पर भारी पड़ा उहान, मानव के अस्तित्व पर भारी पड़ा उहान। साधन कम खतरे बहुत, साधन कम खतरे बहुत, कठिन बड़े हालात। देवदूत फिर भी जुटे, देवदूत फिर भी जुटे सेवा में दिन रात, सेवा में दिन रात। इनके सिर पर चोट है, इनके सिर पर चोट है, पत्थर उनके हाथ, पत्थर उनके हाथ। यह भी एक जमात, यह भी एक जमात, वो भी एक जमात। आस पास सारे रहें, आस पास सारे रहें, लगते फिर भी दूर, लगते फिर भी दूर। पल में घर परिवार के बदल गए दस्तूर, बदल गए दस्तूर। गई कहाँ वो भावना, गई कहाँ वो भावना, गया कहाँ वो नेह। अपने ही करने लगे अपनों पर संदेह, अपने ही करने लगे अपनों पर संदेह। घर के भीतर भूख है, घर के भीतर भूख है, घर के बाहर मौत। करे प्रताड़ित जिंदगी बनकर उल्टा सौत, बनकर उल्टा सौत। ये कोरोना पर दोहे हरियाणा के डॉक्टर राम निवास मानव जी ने लिखा है और बहुत अद्भुत उन्होंने लिखा है और पूरा कोरोना का संक्षेप में इतिहास लिखा है, संक्षेप में इतिहास लिखा है। और वहां पर बहुत ही एक अद्भुत उन्होंने दोहे लिखे हैं। वैसे बहुत लोगों ने कोरोना पर दोहे लिखे हैं, कविता लिखे हैं, गजल लिखे हैं। जो मुझे अच्छे लगे वो मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद 2020 में कोरोना के ऊपर, कोरोना नाम से, उपन्यास का नाम ही कोरोना है। 2020 मुझे लगता है सितंबर 2020 होगा शायद, प्रकाशित हुआ पहली बार ये उपन्यास कोरोना साहित्य पर, कोरोना विषय पर लिखा है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। और उसी प्रकार कोरोना काल में जो घटनाएं घटित हुई है, जो प्रसंग आया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कई परिवार हो, मजदूर हो, झुग्गी झोपड़ी वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, और इन पर जो प्रसंग बीता है और वो पूरा साहित्य में आ चुका है। और ऐसे ही कोरोना नाम के उपन्यास ये नीरज माथुर जी ने लिखा है। वे कहते हैं मेरा मन हो रहा है कि इस रात के सन्नाटे में जी भरकर उन गजलों को गुनगुनाऊं जो मुझे पसंद थी। खोल दो सारी खिड़कियां, घर की भी मन की भी, कोई कोना छूट न जाए सुरभित होने से। उलझनों को तह लगाकर पुराने कपड़े वाले बक्स में सबसे नीचे छुपा कर रख दूं कि दिखाई न दे मेरे घर के भीतर।
ये आत्मलाभ टीवी एंकर, एक टीवी एंकर मधु विद्या का जो डॉक्टर नीरजा माधव द्वारा कोरोना काल में लिखे गए उपन्यास ये है। और कोरोना के संघर्ष काल में सुकून की तलाश करती नायिका के माध्यम से उपन्यास के बहाने महामारी का यथार्थ चित्रण करने वाली इस उपन्यास की रचना गत वर्षी मैं अभी जो कहा था, पहले लॉकडाउन में ही नीरजा माधव जी ने, डॉक्टर नीरजा माधव जी ने जो लिखा है वो प्रकाशित हो चुकी है। इस कोरोना उपन्यास की मुख्य पात्र मधु विद्या जो एक टीवी एंकर है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पति ज्योतिर्मय प्रोफेसर हैं, परिवार में विधवा मां और पुलिस में नौकरी करने वाली भाई, इन सब के आसपास इस उपन्यास की कथा का ताना बना बुना गया है। हो सकता है यहाँ पर ये जो उपन्यास लिखे हैं चाहे उनके नजदीक के ही ये रिश्तेदार हैं और उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं। यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से प्रयास किया गया है कोरोना के इस कालखंड को एक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में लोग ये जान सके कि कोरोना महामारी में भारतीयों और पूरे विश्व के लोग किन किन त्रासदियों से गुजरे हैं, किस तरह से चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस पैदा किया गया और धीरे धीरे इसने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया। दुनिया के देशों की स्थिति क्या रही, चीन की अपनी चालें क्या रही, इन सब का खुलासा करता हुआ ये एक ऐसा उपन्यास है जो एक विशेष काल खंड पर केंद्रित है। बहुत ही कम समय में दिन रात एक करके ये उपन्यास लिखा है डॉक्टर नीरजा माधव जी ने। यह मृत होती संवेदना को झकझोरने का एक प्रयास, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज कोरोना के संकट काल में कोई एक दूसरे के लिए मदद के हाथ नहीं बढ़ा पा रहा है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। हमारे भारतीय समाज में विवाह जितने सम्मान पूर्वक होता था, मृत का संस्कार भी उतने ही सम्मान पूर्वक किया जाता था, लेकिन आज इस कोरोना महामारी के कारण मृत्यु भी बहुत अपमानजनक हो गई है। अपने ही अपनों की पार्थिव शरीर के निकट जाने में हिचक रहे, चार कंधे नहीं मिल रहे, अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं, जिसको हम भारतीय सनातन धर्म में सदगति कहते हैं। वह सदगति दुर्गति का पर्याय बन गई है। इस प्रकार कोरोना काल में भारतीय संस्कृति शादी ब्याह की हो, मृतक संस्कार की हो, अन्य कोई बात हो, कोरोना काल में जो जिस व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है उसको कंधा देने के लिए सरकारी नौकर है। और ये इस प्रकार की द्विधा मनस्थिति और बहुत ही संघर्षमय जीवन को लेकर यहाँ पर एक डॉक्टर नीरजा माधव जी ने बहुत महत्वपूर्ण लिखने का कोशिश किया है। और एक मुझे यहाँ पर यह भी कहना है, और एक जो रचना है ये लॉकडाउन ये रचना है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुकी है। मेरे दोस्त सोलापुर के हैं धन्य कुमार बिराजदार जी ने ये कहानी संग्रह लिखा है। कोरोना काल में बहुत ही कम समय में 4 महीने में उन्होंने ये कहानी संग्रह लिखा है। पूरे इसमें 16 कहानियां हैं और 16 कहानियों को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा 10 साल के बाद भी ये कहानी संग्रह पढ़े तो ये पता चलता है कि कोरोना का काल कैसा था। इसमें लॉकडाउन के ऊपर कहानी है, कोरोना सप्तपदी के ऊपर कहानी है, घर बेचना है कहानी है, पवित्र कार्य कहानी है, कोरोना महामारी, माता विमाता, मुक्ति, कन्हैया, मास्क, वसीयतनामा, अंकुर, घुटन, सुधा, निर्णय, चोट, मुक्त, ऐसे 16 कहानियां इसमें संकलित है और बहुत ही अद्भुत कहानियां हैं। और ये मैं कोरोना एक कहानी के बारे में संक्षेप में बताने का कोशिश करूंगा, वैसे पूरा समय नहीं है, अभी बहुत सारे साहित्य मेरे पास है बोलने जैसे। अभी कोरोना सप्तपदी ये जो
कहानी है। और इसमें सुधांशु नामक डॉक्टर है, मध्यम वर्गीय है, कोमल नामक भी एक डॉक्टर है, और दोनों एक ही जगह पर एक ही मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं और उनका परिचय होता है और एक ही अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, और दोनों का एक दूसरों के साथ परिचित हो जाता है। परिचय होने के बाद दोनों तय करते हैं शादी करने का। वैसे वो भाग जाकर शादी कर लेते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। माँ पिताजी को बोलकर हम शादी करेंगे। और डॉक्टर सुधांशु जो है, नहीं श्रेयांश जो है, श्रेयांश की पिताजी की इच्छा थी, उनके दादाजी फौजी में थे, रिटायर हो गए, उनका लड़का फौजी में भर्ती हो गया और वो भी ड्यूटी करते करते देश की ड्यूटी करते करते उनकी जान चली गई। उनकी एक इच्छा थी बेटा डॉक्टर होना चाहिए, और डॉक्टर होने के बाद वहां पर एक पुलिस में फौजी में वो डॉक्टर की नौकरी करे ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन उन्होंने शुरुआत में एक कोरोना काल में ड्यूटी के लिए मजबूर करना पड़ा, इसलिए वो दोनों बाद में पति पत्नी हो जाते हैं। और वो श्रेयांश और कोमल दोनों बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और कोरोना काल में 2 बार उनका अच्छी मुहूर्त तय होकर शादी कैंसिल हो जाता है। और श्रेयांश की माँ बहुत चिंतित है, मेरे बेटे की शादी मेरे सामने होगी या नहीं होगी। और उस समय कोमल भी तय करती है, कोमल भी बहुत चिंतित है। कोमल अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध वो शादी करने के लिए यहाँ पर राजी हो गई है। लेकिन उनके गांव में बड़े अमीर घर के एक सदानंद नामक डॉक्टर थे, और उन डॉक्टर के साथ उसका शादी तय होने वाला था, लेकिन कोमल जी ने नकार दिया और श्रेयांश के साथ तीसरी बार जो इस प्रकार होता है। लेकिन उन्होंने ये सब लोग, कोमल के माँ पिताजी और श्रेयांश की माताजी, सब वहीं पर उनको अस्पताल में मिलने के लिए जाते हैं, और अस्पताल के सेक्रेटरी से मिलकर वहीं पर इनका कम लोगों में इनका शादी करवा देते हैं, सप्तपदी। और इस प्रकार की ये ऐसे बहुत सारे, पुलिस की पीड़ा है, मजदूर की पीड़ा है, और मध्यम वर्गीयों की पीड़ा है, अमीरों की पीड़ा है। ये इस कहानी संग्रह में, लॉकडाउन कहानी संग्रह में हर तरह की ये पीड़ा को अलग अलग शीर्षक में इन्होंने धन्य कुमार बिराजदार ने ये लिखकर पूरा किए हैं। और देखिए यहाँ पर एक उपन्यास की तो बात मैंने कर दी, कहानी संग्रह की मैंने बात कर दी, लेकिन एक यहाँ पर एक वैसे और एक यहाँ पर मुझे एक मेरी खुद की कविता है, कोरोना शीर्षक की कविता है। एक ऐसा कोरोना है, एक ऐसा सन्नाटा है, एक ऐसा रोग है। एक ऐसा कोरोना है, एक ऐसा सन्नाटा है, एक ऐसा रोग है। न लोग रास्ते पर घूम रहे हैं, सब लोग अपने घरों में हैं, सब लोग मोबाइल पर बिजी हैं। रास्ते पर शान से कुत्ते भटक रहे हैं, आकाश में शान से पक्षी उड़ रहे हैं, गली में शान से मुर्गे बांग दे रहे हैं, जंगल में शान से सिंह गरज रहे हैं, जंगल में शान से मोर नाच रही है, जंगल में शान से हाथी झूम रहे हैं, बागों में शान से पौधे खिल रहे हैं, बागों में सुंदर फूल खिल रहे हैं, फूलों पर शान से भंवरे मंडरा रहे हैं। कोरोना में शान से डॉक्टरों ने अस्पताल जा रहे हैं, कोरोना में शान से डॉक्टरों ने अस्पताल जा रहे हैं, कोरोना में शान से जवानों ने सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना में शान से सभी नर्स ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना में शान से सभी अध्यापक ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना में शान से सभी प्राध्यापक ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना में शान से सभी छात्र मन लगाकर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। कोरोना काल में कई पिताओं की नौकरी चली गई, कोरोना काल में कई माताओं ने महंगाई की चपेट में आ गए, कोरोना काल में कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए,
कोरोना काल में न आम आदमी खुशियों से जी रहा है, कोरोना काल में न भिखारियों ने खुशियों से जी रहे हैं, कोरोना काल में न अमीरों ने खुशियों से जी रहे हैं। तो कोरोना से कौन बचा है? तो नेता खुद का बचाया है, तो नेता सब कुछ बेचा है, तो नेता बेटियों को बचाने को कहा है, तो नेता बेटियों को पढ़ाने को कहा है, तो नेता बेटियों को अत्याचारों से बचाने को कहा है, तो नेता अच्छे दिनों की घोषणाओं को कहा है। ये कैसा कोरोना है, ये कैसा सन्नाटा है, ये कैसा रोग है। इस प्रकार की एक मेरी एक कविता है और मैंने पढ़ने का कोशिश किया हूं। और एक कविता है, वो कविता सुनने के बाद आप समझ जाओगे ये कविता किस पर है। कविता के शीर्षक है तेरे बिना तेरा घर। तेरे बिना तेरा घर, हर बार की तरह इस बार भी लौटा हूं घर, हर बार की तरह इस बार भी लौटा हूं घर, और घर लौटा है मुझमें कुछ दिनों बाद। यह जो घर मेरा है मैंने खर्चा किया लाखों रुपए, मेरे रुपयों से तेरा संस्कार भारी है, मेरे रुपयों से तेरा संस्कार भारी है, मेरे रुपयों से तेरा प्यार भारी है। ये जो घर मेरा है मेरा नहीं है, ये जो घर मेरा है मेरा नहीं है। ये अलग बात है कि जिसकी दीवारों पर अंकित अनगिनत किस्से मेरे बचपन के थे, वो छप्पर कहाँ है, वो छप्पर कहाँ है। उसमें दो बहनों का प्यार, राखी का त्योहार, दिवाली का त्योहार, माँ पिताजी का प्यार कहाँ गया वो मेरा छप्पर। मैं जब भी लौटता हूं यहाँ, मैं जब भी लौटता हूं यहाँ, और ताला खोलकर खोलता हूं किवाड़, और ताला खोलकर खोलता हूं किवाड़, घर दौड़ के लिपट जाता है मुझमें, घर दौड़ के लिपट जाता है मुझसे, और सिसक सिसक कर रोते हुए बताता है, सिसक सिसक कर रोते हुए बताता है किस तरह काटे उसने दिन, किस तरह काटे उसने दिन तेरे अनुपस्थिति में, तेरे और मेरे बगैर। वह दिखलाता है अपना मुरझाया चेहरा, वह दिखलाता है अपना मुरझाया चेहरा, और ढूंढता है मेरी आंखों में अपने लिए तेरा सहानुभूति का चेहरा, अपने लिए तेरा सहानुभूति का चेहरा। मेज और दीवारों पर टंगी तस्वीरों की जमी, मेज और दीवारों पर टंगी तस्वीरों की जमी, धूल दिखता है वह, और कोने में झूलते मकड़ी के जाले दिखा, मकड़ी के जाले दिखा, बताता है अपनी बदहाली। माँ तेरा घर घर नहीं रहा, माँ तेरा घर घर नहीं रहा, सिर्फ यादों के तूफान के सहारे जी रहा हूं, सिर्फ यादों की तूफान के सहारे जी रहा हूं। माँ तेरे दोनों बेटियों ने, माँ तेरे दोनों बेटियों ने तेरे संस्कार से जीना सीखे, आए समस्याओं का सामना करना सीखे, हर हाल में ससुराल में जीना सीखे, माँ बाप भाई का नाम रोशन करना सीखे। माँ तूने दम तोड़ दिया, माँ तूने दम तोड़ दिया, मुझे हर हाल में जीने को कहा, मुझे हर हाल में जीने को कहा, गुस्सा किस पर मत करना कहा, पत्नी को हर बार माफ करने को कहा, बच्चे बड़े हो गए तूने कहा, एक ने बड़ा बिजनेस शुरू किया कहा, दूसरा भी पढ़ेगा बढ़ेगा डॉक्टर बनेगा कहा, समाज सेवा करेगा तेरा नाम रोशन करेगा। जैसे तूने छप्पर की दुनिया से छलांग लगा, पेड़ पौधों की दुनिया छोड़ सीमेंट की दुनिया में छलांग लगा, हमारा नाम रोशन तो किया, माँ बाप के लिए घर बनाया, बरसात के पीड़ा से बचाया। माँ अब मैं जब भी लौटता घर तुम्हारी याद आता है घर, बहन मुझे बहुत समझाया, तेरा दुख भूलने को कहा, भैया तू मुझसे मिलने मत आना कहा, मैं आऊंगी इस बार नाग पंचमी को कहा, कोरोना के चपेट में आ गई मेरी फिक्र मत करना कहा, तू ध्यान रख एक बार कोरोना से बच गया, तू ध्यान रख एक बार कोरोना से बच गया। माँ तू भी चली गई, पिताजी तो 6 साल पहले छोड़ चल बसे, बहना भी
चली गई 4 महीने पहले, माँ तेरा सिर्फ रहेगा घर, न तेरा राज याद रहेगा किसी को, न मेरा याद रहेगा किसी को, न याद रहेगा बचपन किसी को, न याद रहेगा संस्कार किसी को, न याद रहेगा संस्कार किसी को, न जाने कितना याद रहेगा कोरोना की पीड़ा किसी को। सिर्फ ब्लॉक की जिंदगी बचेगी, सिर्फ ब्लॉक की जिंदगी बचेगी। न बचेंगे दुनिया में माँ बाप के घर, न बचेंगे दुनिया में माँ बाप के घर। इस प्रकार कोरोना काल में बहुत सारी कविताएं लिखने का मैंने कोशिश किया हूँ। और इस प्रकार यहाँ पर एक कोरोना पर और एक दोहे हैं, वो दोहे मैं आपको सुनाऊंगा। चीन त्रासदी झेलता, चीन त्रासदी झेलता, खाली हुआ वुहान, लगते कब्रिस्तान से इटली और ईरान। भूख मिटाने के लिए उचित है मांसाहार, पर जीवा के स्वाद को अनुचित ये आहार। जीवा को स्वाद को अनुचित ये आहार, जीव की खातिर जीव पर करते रहे प्रहार। उनके कर्मों की सजा भुगत रहा संसार। छोटा सा एक वायरस है कोरोना नाम, पर सबको समझा दिया कर्मों का परिणाम। सबको समझा दिया कर्मों का परिणाम। बस कुछ दिन की बात है, ना हुए बेचैन, घर में अपने बैठिए तब टूटेगी चैन। आंख नाक मुंह जब छुए पहले धोए हाथ, आंख नाक मुंह जब छुए पहले धोए हाथ। सैनिटाइजर को रखे हरदम अपने साथ, सैनिटाइजर को रखे हरदम अपने साथ। प्रतिरोधकता शक्ति में करता वृद्धि योग, कुछ मिनटों के योग से भाग जाए हर रोग। नुस्खे आयुर्वेद के ना आए यदि रास, चाहे मत अपनाइए, चाहे मत अपनाइए, मत करिए उपहास, मत करिए उपहास। इससे लड़ने के लिए हर एक दे सहयोग, बाहर ना निकले कोई भी मिटेगा रोग, बाहर ना निकले कोई तभी मिटेगा रोग। बहुत बड़ी है त्रासदी, खतरा लीजिए भाप, वरना पश्चाताप को हम होंगे न आप। तर्क कुतर्क को छोड़कर मानो सब एक राय, साफ सफाई मात्र है इसका एक उपाय, साफ सफाई मात्र है इसका एक उपाय। तो यहां पर इस प्रकार की बात है। तो कोरोना पर बहुत कुछ बोल सकते हैं, और समय भी हो गया है, और इसलिए मैंने अभी 5-10 मिनट है, कोरोना के साहित्य पर बहुत कुछ पढ़ने के लिए बहुत कुछ साहित्य मेरे पास है। और यहाँ पर एक छोटी सी कविता कोरोना की, और कोरोना काल नामक एक कविता है। हर इंसान क्या चाहता है कोरोना काल में? मैं मानव बनकर जीना चाहता हूं, मैं मानव बनकर जीना चाहता हूं, कोरोना काल में जीना चाहता हूं। महानगर की जिंदगी को देखा हूं, यहां से लोगों को बिखेरते देखा हूं, यहां से लोगों को बिखेरते देखा हूं। गांव से महानगर की ओर खाली हाथ आए थे, गांव से महानगर की ओर खाली हाथ आए थे। कोरोना काल में बोझ सर पर रख के खाली हाथ निकले थे, बोझ सर पर रख के खाली हाथ निकले थे। बच्चों के साथ गांव की ओर खाली हाथ निकले थे। कोरोना आया, सब रिश्ते टूट के भूल के निकले थे। कोरोना काल में कई लोग बेघर हो गए, कोरोना काल में कई लोग बेकार हो गए, कोरोना काल में कई बच्चे अनाथ हो गए, कोरोना काल में कई लोग समाज सेवक हो गए,
कोरोना काल में कई लोग समाज सेवक हो गए। कोरोना काल में न पौधे पेड़ अस्पताल में भर्ती हुए, कोरोना काल में न पेड़ पौधे अस्पताल में भर्ती हुए, कोरोना काल में न पक्षी प्राणी अस्पताल में भर्ती हुए, कोरोना काल में न भिखारी अस्पताल में भर्ती हुए। कोरोना काल की दूसरी लहर आ चुकी है, कोरोना काल की दूसरी लहर आ चुकी है। फिर से हिंदुस्तान लड़ने को तैयार हो चुकी है, फिर से हिंदुस्तान लड़ने को तैयार हो चुकी है। देश के जवान देश की रक्षा के लिए मर मिट रहे हैं, देश के जवान देश की रक्षा के लिए मर मिट रहे हैं। डॉक्टर, नर्स और पुलिस देश की रक्षा करने के लिए मर मिट रहे हैं। मानव बनकर जीना चाहता हूं, गणपति बप्पा से विनती करना चाहता हूं, आम आदमी के पास रुपए नहीं है, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना आपका फर्ज है, और यही एक मेरी प्रार्थना है। और इस प्रकार कोरोना काल के साहित्य, कहानी संग्रह के बारे में बात किया, एकांकी संग्रह के बारे में बात, और कुछ कोरोना काल में डायरिया भी लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं। ऐसे बहुत साहित्यकार कोरोना काल में कहते हैं। मैंने अभी अभी कहा था, साहित्य समाज का दर्पण है, और जो जिस समय में जो घटना घटित होती है वो सारा साहित्य दर्पण के भांति साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। और यहाँ पर इस प्रकार की बातें, और मैं ये कहना चाहता हूं, और बहुत सारे बेटी पर अलग अलग विषय पर मैंने कविता लिखा हूं, और इस मेरे इस व्याख्यान सुनने के लिए अमरावती से, औरंगाबाद से या दूर दराज से बहुत सारे प्राध्यापक, डॉक्टर, सभी दोस्तगण आए हुए, उन सबको मैं नमन करता हूं। और उन्होंने मुझे मेरी बात को सुनकर, मानगांव के पांडे सर और यहाँ पर अभी अभी प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी जो वर्धा में हैं, वे दिल्ली के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भी कोरोना काल के ऊपर कविता लिखे हैं, और अभी वर्धा में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, और इसलिए ऐसे सभी महान व्यक्तियों को मैं नमन करता हूं, और अंत में सभी को नमन करता हूं। और यहाँ पर मुझे अंत में वो कहे बिगर मेरा मन नहीं रोकता, सिर्फ हंगामा, वो सारे अध्यापकों को ये 4 पंक्ति मालूम है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इस प्रकार मुझे यहाँ पर इन दुष्यंत कुमार के शेर के साथ, शेरों की गजल की पंक्तियों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूं। उसके पहले, और ये मेरे महाविद्यालय पेन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष है, और सभी पदाधिकारियों ने हमेशा मेरा साथ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। और वो आज जुड़ने वाले थे, किसी काम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए हैं। और उसके बाद मेरे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर धारप सर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा होता है। और मेरे महाविद्यालय के शिक्षक, प्राध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारी, इनका भी मुझे हमेशा साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, और इसलिए भी मैं उनका आभार हूं। और कल्चर कमेटी के सभी कमेटी के मेंबर, खाडिलकर मैडम, शिकारे सर, पीडी पाटिल सर और मेरे सहयोगी प्राध्यापकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरा तीसरा व्याख्यान है, 6 बरस से
ये व्याख्यान चालू है हमारे महाविद्यालय में। पहला हिंदी साहित्य पर मेरा व्याख्यान हो गया और उसके बाद हिंदी गजलों में आम आदमी की पीड़ा पर इस विषय पर मेरा व्याख्यान हुआ। और गए साल मैं कोरोना के चपेट में आ गया था, इसलिए मैं हिस्सा नहीं ले सका। और इस बार मैंने कोरोना काल का साहित्य लेकर ये आप सभी के सामने आने का कोशिश किया हूँ। और संयोजक ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं बहुत 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 धन्यवाद, आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बामने सर, बामने सरांनी तुम्हारा कविता सुनकर हम बहुत खुश है। धन्यवाद तुम्हारा सर। को बहुत बधाई देता हूँ। सोलापुर से बोल रहे सर। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। बामने सरांनी आपल्या व्याख्यानातून काही दिवंगत साहित्यिकांचं साहित्य आपल्या समोर मांडलं। त्याचप्रमाणे कोरोना काळामध्ये ज्यांनी कोरोना योद्धा म्हणून काम केलं त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारं साहित्य आपल्या समोर मांडलं। त्याचबरोबर त्यांच्या काही स्वरचित कविता त्यांच्या व्याख्यानातून आपल्या समोर मांडल्या। धन्यवाद बामणे सर। कार्यक्रमाच्या शेवटी मी आपले प्राध्यापक पी.डी. पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। पाटील सर। धन्यवाद शिकारे सर। प्राध्यापक बांबळे सर आपल्याच महाविद्यालयातील आहेत। मॅडमनी त्यांचा परिचय आता थोड्या वेळापूर्वी केला आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू आपल्याला त्यांच्या व्याख्यानातून सगळ्यांनाच समजलेले आहेत की सरांनी कोरोना काळातील कविता असतील, दोहे असतील, अतिशय छान पद्धतीने सांगितले। त्यांची जी कलाकृती आहे ती त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या काही कविता, निवडक कविता त्यांनी आज आपल्यासमोर सादर केल्यात। त्याच पद्धतीने इतर मान्यवरांच्या काही कविता त्यांनी सादर केल्यात, दोहे सादर केलेत। खूप छान पद्धतीने प्राध्यापक बामणे सरांनी आपल्यासमोर आज इथे प्रेझेंटेशन केलेलं आहे। त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने प्राध्यापक बामणे सरांचे खूप खूप आभार मानतो। तसेच यासोबत इतर महाविद्यालयातील किंवा आपल्या राज्याबाहेरील जे कोणी महनीय व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो। त्यासोबत पेन एज्युकेशन सोसायटी सर्व सन्माननीय सदस्य, माननीय प्राचार्य डॉक्टर धारप सर, आपल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग, इतर महाविद्यालयातील जे उपस्थित आहेत काही प्राध्यापक, त्यांचे विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, तांत्रिक सहाय्यक, चाटुफळे मॅडम व त्यांची संपूर्ण टीम, या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो। जर कोणी चुकून राहिलं असेल आभार मानायचे तर त्यांचे पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला आहे असं मी जाहीर करतो। धन्यवाद।